एंड वेलकम टू सोल आईएएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसको सीडीएम से भी एब्रिविएट किया जाता है। यूपीएससी, पीएसआई और ऑप्शनल के लिए टॉपिक है पेपर 1 के सेक्शंस 2 और बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के लिए भी है। ठीक है, दोनों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की बात कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का क्या टाइम पीरियड रहा। इसके पहले के वीडियोस में आपको पढ़ाए थे, लेक्चर में पढ़ाए थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था। लोग काफी थक चुके थे, तो लोगों को थोड़ा समय चाहिए था तैयार होने के लिए, तो गांधी जी ने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था इन द नेम ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है, अब ये इसका टाइम फ्रेम आप देखो तो मोस्टली कितना दिन चला, 18 और 6 24 दिन के आसपास चला है। तो बेसिकली ये 24 दिन का मूवमेंट रहा है। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, ये टाइम पीरियड रहा है। तो एक आप देखोगे तो एक टाइम 7 साल का लिमिट मिल चुका है, 7 साल का गैप मिला है, तो लोगों को काफी टाइम मिल गया। इस पैसिव फेज में लोग काफी तैयार हो गए थे। ठीक है, तो टाइम पीरियड रहा है। और दिस वाज द पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ बाय द सिविल सोसाइटी। और बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये सीडीएम जो है ना, वो जो एनसीएम था वो बाय नेचर जो था वो ऑफेंसिव नहीं था। लेकिन अगर आप देखो तो सीडीएम जो बेसिकली मोर ऑफेंसिव है, वो भी ऑफेंसिव था, नॉट दैट टू एक्सटेंट, लेकिन सीडीएम वाज द मोर ऑफेंसिव इन नेचर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इट इज द डिनायल ऑफ लॉज मेड बाय द स्टेट। ठीक है, सो since NCM was mild in nature, okay, it was not assisting the government, it was direct against the economic base of the Raj। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे बेसिकली उसके हिसाब से ही वो फ्यूल हुआ था। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इट वाज द डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड गांधी वाज। और पता है आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को दिया था हेनरी डेविड थोरेau ने। ठीक है, और गांधी जी उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनके सीडीएम के क्या रीजन रहे हैं बेसिकली। अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है, बिपिन चंद्रा ने कहा ना कि गांधी जी वॉज द ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। तो गांधी जी बैटल फील्ड क्या, कौन सा स्थान होगा लड़ाई का, बैटल फील्ड और टाइम क्या होगा, मजनू मैं ये डिसाइड करूंगा। तो एक गैप मिल गया था 7 साल का आसपास, जैसे मैंने आपको बताया। तो एटमॉस्फेयर जो है तो सरचार्ज हो गया था एंटी ब्रिटिश फीलिंग के साथ साथ। और साइमन कमीशन आया तो उसमें सारे के सारे वाइट ही थे, तो उनसे भी काफी एंटी ब्रिटिश फीलिंग फ्यूल हो चुकी थी। और इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इनके वजह से क्या था, गांधी जी ने क्या बोला कि हम 11 पॉइंट डिमांड रख रहे हैं, अगर इनको आप नहीं मानोगे तो हम वी विल लॉन्च क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उस 11 पॉइंट डिमांड में ये सारे हैं, आप पढ़ लो, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। सबसे पहले टोटल प्रोविजन ऑन लिकर, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय हाफ। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय हाफ, रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल, हाइक इन द ट्रैफिक ऑफ इंपोर्टेड क्लोथ्स। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्राइजनर, याद रखना यहाँ पे रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्राइजनर, इसको मैं बताऊंगा अभी। एबोलिशन ऑफ सीआईडी, लाइसेंस टू द यूज ऑफ फायर आर्म्स इन सेल्फ डिफेंस, रेशनलाइजेशन ऑफ रूपी पाउंड स्टर्लिंग रेशियो। ठीक है, क्योंकि रूपी काफी डिप्रिशिएट हो रहा था, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी डिमांड रखी जा रही थी। ठीक है, एंड कोस्टल टैरिफ रेगुलेशन बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। दिस वाज द 11 पॉइंट डिमांड विच इज पुट फॉरवर्ड बाय द गांधी जी। लेकिन एक डिलेमा ये है कि अगर आप इसमें देखो तो नॉन एनसीएम के आसपास कहा गया था ना कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। मॉडरेट्स भी यही चाहते थे। जब से स्टार्ट हुआ तो 1990 के आसपास से वो बोल रहे थे कि हमको स्वराज चाहिए। ठीक है ना, लेकिन आप देखोगे तो 1930 आ गया है और गांधी जी ने 11 पॉइंट डिमांड रखा है, लेकिन इस 11 पॉइंट डिमांड में कहीं भी स्वराज की बात नहीं है। और डिलेमा क्या है, अगर आप देखो 1929 में लाहौर डिक्लेरेशन होता है, उसमें बताया गया था कि स्वराज हम चाहते हैं, हमें स्वराज चाहिए। लेकिन 1930 में 11 पॉइंट, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है सीडीएम, इस 11 पॉइंट डिमांड में कहीं भी स्वराज की डिमांड नहीं हुई है। ये 1930 की बात कर रहा हूं, और 1929 में स्वराज के लिए एक डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन यहां पे गांधी जी ने नहीं रखा। ठीक है ना, तो दिस वाज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट। The demand of Swaraj was not listed, though the Congress had adopted the resolution in 1929 itself. Even the demand of Dominion state was not listed. आप स्वराज के तो छोड़ो, डोमिनियन स्टेट का भी डिमांड लिस्टेड नहीं है इस 11 पॉइंट में। तो कमेंट करके बताइए मुझे ऐसा क्यों है।
ठीक है। गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी रही है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो उनका स्ट्रैटेजी रहा था वो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। अब सीडीएम में जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है वो देखिए, यहां पे आपको बताया तो इट वाज द मोर ऑफेंसिव एंड चैलेंजिंग, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। और यहां पे गवर्नमेंट को जो है ना गांधी जी ने डिलेमा में रख दिया था। डिलेमा में कैसे रख दिया था? देखिए, अगर मान के चलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर प्रोटेस्टर पे लाठीचार्ज करती या उन पे अटैक करती है तो लोग कांग्रेस वहां से चिल्लाते कि देखो हम पे क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को बताते चीख चीख करके, तो इससे उनकी इंटरनेशनल इमेज खराब होती। और अगर छोड़ देती तो जो मूवमेंट है ये और बढ़ जाता, तो डिलेमा में थी, ठीक है ना। तो बेसिकली इफ गवर्नमेंट यूजेस द फोर्स ऑन नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स इट विल एक्सप्लोर द myth of benevolent despotism, okay, and if the government don't use force then it is a direct challenge to the government authority. Hence the government found it very difficult to decide the response, and that was the reason it took government unnecessary long time, and this was the result Gandhi completing this march. और यही इसके बीच में ही गांधी जी अपना मार्च कंप्लीट कर लेते थे। तो वंस गांधी जी स्टार्टेड कैंपेन तो देश के बहुत सारे जगह से भी कैंपेन स्टार्ट हो जाते थे। बेसिकली सिमिलर कैंपेन वर स्टार्टेड थ्रू आउट द कंट्री पोजिंग बिगर चैलेंज फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो अब क्या करें? अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब गांधी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप देखिए गांधी जी को जैसे उन्होंने अरेस्ट करते थे तो गांधी अरेस्ट लेड टू द मोर विगरस प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं। देखिए आप फ्रंट लीडर नहीं भी हैं फिर भी लोग तैयार हो गए। इन 7 सालों में लोगों ने काफी कुछ सीख चुका है, तो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। तो क्या करना होगा? गांधी को छोड़ो भाई। द गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन बट टू रिलीज गांधी, एंड जैसे आप रिलीज करोगे तो आप सोचो मोराले क्या होगा, एंड रिलीज इमीडिएटली विथ नो कंडीशन। और अब क्या होगा? गांधी जी को अरेस्ट किया, उनको जेल में रखा, लेकिन छोड़ना पड़ा। अब गवर्नमेंट काफी डिलेमा में है, ठीक है। तो इसके बीच में गांधी और इरविन साहब जो वाइसरॉय रहे 1931 के आसपास, दोनों में पैक्ट होता है, समझौता होता है, ठीक है ना। और इस पैक्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली मैं आपको देखिए, हम लोग जो हिस्ट्री बेसिकली नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपको डेट्स ये वो वगैरह फैक्ट फिगर नहीं बताएंगे, हम बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर इस पैक्ट का आप सिग्निफिकेंस देखोगे तो गवर्नमेंट ने गांधी जी की कुछ डिमांड थे जो उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है, सिवा एक के। वो क्या था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था गांधी जी को? कौन सा डिमांड था? पब्लिक इंक्वायरी, एक कमीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि जो एक्सेसिंग जो पुलिस के द्वारा एट्रोसिटी होती है उन पे थोड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं माना था, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ ये 7 डिमांड थे जो 11 में से 7 डिमांड उन्होंने माने थे, ठीक है। उसमें से पॉलिटिकल प्राइजनर को रिलीज किया था, दैट वाज नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। लेकिन एक चीज याद रखना, ये लाइन मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। जो फाइन्स का रिमिशन कर दे, अगर मान के चले अभी तक देखिए मूवमेंट हुआ था ना, तो मूवमेंट हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों पे फाइन लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि जिनसे फाइन आप ले चुके हैं उनसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिससे नहीं लिए हैं उनको माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था, ठीक है। उसके बाद जो लैंड उन्होंने जब्त कर लिए थे उनको आप वापस कीजिए, अगर आपने इसको थर्ड पार्टी को नहीं बेचा है। गांधी जी का वाज द डिमांड था, तो इनको भी माना गया। जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट के, उसके साथ अच्छे से बर्ताव हो, लेनियन ट्रीटमेंट हो, एंड पर्सनल कंजप्शन के लिए हमें सॉल्ट बनाने की राइट होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजप्शन। एंड द लास्ट वन इज राइट टू नॉन वायलेंट पिकेटिंग ऑफ द अल्कोहल शॉप, ठीक है। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। आपके लिए क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट कीजिए। द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वाज गांधी डिड नॉट इंसिस्ट ऑन कमिटिंग द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह। व्हाई? आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इमीडिएट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्राइजनर हु वाज नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। आप समझ रहे हो कि आप वैसे पॉलिटिकल प्राइजनर को छोड़ दीजिए जो कि वायलेंस के लिए चार्ज नहीं हुए हैं। इसमें गांधी जी ने कहीं नहीं कहा है कि जो भगत सिंह है उनको जो डेथ सेंटेंस कम्यूट किया गया था उनको आप रिलीज कर दीजिए। गांधी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोले, गांधी जी मौन थे इसके बारे में, ठीक है।
क्योंकि गांधी जी मानते थे कि भगत सिंह ने नॉन वायलेंस किए हैं तो उनको सजा होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी के लिए CDM यही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ, और इस वीडियो का जो PDF फाइल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप अपना टेलीग्राम ऐप खोलिए अपने मोबाइल में, वहां पे सर्च कीजिए सुहल IAS, और वहां से आपके इस वीडियो का और इवन सारे वीडियोस का, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। सारे वीडियोस के आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू जी, अभी के लिए इतना ही रहते हैं। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।